गया था। और एग्रीकल्चर का जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में जो है सबसे पहला एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर के अंदर एक तो एग्रीकल्चर का अगर देखा जाए कि अभी वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान स्थिति के अंदर पिछले साल जो फूड गेन का प्रोडक्शन हुआ है, खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, वो कितना हुआ है? 308 मिलियन टन का। कितना है? 308 मिलियन टन का जो है फूड गेन प्रोडक्शन टोटल है। 308 मिलियन टन का जो है वो प्रोडक्शन हुआ है फूड ग्रेन का। फिर एग्रीकल्चर का अगर योगदान देखा जाए जीडीपी के अंदर कितना है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, हाँ क्या हुआ, कौन बता रहा है? हाँ, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड के अंदर कितना है जीडीपी के अंदर योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का? तो वैसे तो देखो 17 पॉइंट कुछ परसेंट रहता है, ठीक है। 2018-19 में कितना था? 17.6% था। 19-20 के अंदर 18.4% हुआ, और 20-21 के अंदर कितना रहा है? 20.2%। ये पिछले 2 दशक के अंदर पहली बार 20% से क्या हुआ है? ज्यादा गया। हालांकि ये प्रचलित कीमतों पर है। कौन सी कीमतों पर है? प्रचलित कीमतों पर, करंट जो प्राइसेस होते हैं, करंट प्राइसेस पर फिर भी करंट प्राइसेस के अंदर भी पिछले 2 दशक में एग्रीकल्चर का योगदान जीडीपी में 20% से ज्यादा कभी नहीं गया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि वो कितने से ज्यादा चला गया है? 20% से ज्यादा चला गया। इसलिए इस बात को जो अपन को याद रखना है, ध्यान से रखना है कि भाई 20% से ज्यादा कितना हो गया है? 20.2% जो है 20.2% आपका योगदान रहा है। अगर हम एग्रीकल्चर के ये बात करें कि भाई कितनी ग्रोथ रही है एग्रीकल्चर की, कृषि क्षेत्र की पिछले साल ग्रोथ कितनी रही 20-21 के अंदर? तो 3.4%। कितनी ग्रोथ रही है? 3.4%। और ये क्यों ध्यान में रखना जरूरी है? क्योंकि 20-21 के अंदर वैसे जीडीपी की ग्रोथ क्या रही है? नेगेटिव रही है। वैसे ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रहे देखें तो वो कितनी रही है? -7.7% रही है जीडीपी की। वैसे तो ग्रोथ नेगेटिव है, परंतु जीडीपी में एक चीज है जिसकी ग्रोथ पॉजिटिव है, और वो कौन सा है? वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है। और एग्रीकल्चर के सेक्टर में कितनी रही? 3.4% जो है वो जीडीपी की ग्रोथ रही। उससे पहले भी 4%, 2.4%, 5.9% ये रही है। पर पहले वाली याद रखने में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली याद रखना जरूरी है। क्यों याद रखना है? कि बाकी सब नेगेटिव है, ये एकमात्र चीज है जो कि किसमें है? पॉजिटिव है, इसलिए। फिर ये खाद्यान्नों का उत्पादन 308 मिलियन टन। और अगर खाद्यान्नों के उत्पादन में देखा जाए, ये जो 308 मिलियन टन का जो उत्पादन है, उसमें सबसे ज्यादा क्या है? चावल। सबसे ज्यादा का उत्पादन किसका होता है? चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर गेहूं, ठीक है। तो यानी चावल और गेहूं जो है हम सबसे ज्यादा उगाते हैं। उसमें भी चावल ज्यादा उगाते हैं और गेहूं कम उगाते हैं। और कौन सी चीज कम उगाते हैं? तिलहन और दलहन, नहीं है। बाकी तिलहन और दलहन जो पल्सेस होती है, पल्सेस और ऑयल सीड्स हमारे यहाँ पर कम उगती है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? उनका आयात करना पड़ता है। ऑयल सीड्स का भी आयात करते हैं और दालों का भी हमें आयात करना पड़ता है। हमारे खाद्यान्न के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? चावल और गेहूं का उत्पादन जो है वही सबसे ज्यादा है। फिर जीडीपी के सदर ये जो अभी तक फैक्ट पड़े हैं वही। एग्रीकल्चर के अंदर ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया है? 16.5 करोड़, 16.5 लाख करोड़ का जो है वो ऋण का लक्ष्य रखा गया। तो ऋण का लक्ष्य है 16.5 लाख करोड़। जीडीपी में योगदान एग्रीकल्चर का 20.2%। और जो आपकी ग्रोथ रेट है वो कितनी रही है? 3.4% जो है वो ग्रोथ रेट रही है। फिर और खाद्यान्न का उत्पादन कितना है? 308.6 मिलियन टन। उसमें सबसे ज्यादा चावल, फिर गेहूं, फिर दालों की देखें तो मात्र 25 मिलियन टन। तिलहन देखा जाए तो मात्र 36 मिलियन टन। पर ये दोनों क्या किए जाते हैं? आयात करने पड़ते हैं, आयात करने पड़ते हैं। और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक मिशन चलाया गया। उस मिशन का क्या नाम है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। देखो, एक तो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत तो क्या करते हैं? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत तो भारत की 67% जनता को जो है वो सस्ता अनाज उपलब्ध करवाए जाते हैं, 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के अंदर, ठीक है। उसमें गांव के अंदर तो 75% और शहरों में 50% जो जनसंख्या है उसको उपलब्ध करवाए। वो तो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और एक है मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। मिशन जो है, उस मिशन का काम क्या है? उसमें इनका उत्पादन बढ़ाना है। खाद्यान्न और ये जो दलहन तिलहन है, इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए तो क्या चलाया गया है? मिशन। और लोगों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए, फूड सिक्योरिटी देने के लिए एक्ट है। तो एक्ट में और मिशन में अंतर है। एक्ट तो फूड सिक्योरिटी देने के लिए, और मिशन जो है वो खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये बनाया गया। श्रम सर्वेक्षण एक पीरियोडिक लेबर सर्वे होता है। और पीरियोडिक लेबर सर्वे इस बार का जो है वो कहता है कि कृषि के ऊपर कितने लोग निर्भर हैं भारत के अंदर। तो कितने परसेंट लोग हैं? 42%। 42% लोग जो है वो अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है।
ये पिछले साल ये जो संख्या थी वो कितनी हुई है? 45%। नहीं, इस साल 45% है, पिछले साल था 42%। पिछले साल तो था 42% और इस साल कितना है? 45। यानी कृषि के अंदर लोग जो है वो क्या हुए हैं? बढ़े। पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्रीकल्चर के अंदर लोगों की संख्या क्या हुई है? बढ़ी है। बाकी लोगों की संख्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। परंतु पिछले साल के मुकाबले इस साल लोग जो है वो कृषि के ऊपर ज्यादा निर्भर है। ऐसी बात कौन कहता है? लेबर सर्वे जो है ऐसी बात कहता है। यानी एग्रीकल्चर के अंदर जो लोग इंगेज्ड है उनकी संख्याओं में वृद्धि हुई। और अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, सेंसस 2011 के अनुसार, कि एग्रीकल्चर में कितने लोग इंगेज्ड हैं, भारत की जनसंख्या कितने? 54.6%। 54.6% तो किसके अनुसार है? ये जनगणना। जनगणना कब की? 2011 की। और लेबर सर्वे के अनुसार 45%। लेबर सर्वे के अनुसार कितना चाहिए? 45%। और पिछले साल का लेबर सर्वे के अनुसार 42। यानी संख्या में क्या हुई है? बढ़ोतरी जो है वो बढ़ोतरी हो गई। ये देखो, ये अभी वो जो HM वाला क्वेश्चन हुआ था पेपर, हेडमास्टर वाला, सिंपल सा क्वेश्चन है। In the year 2021, as per the fourth advanced estimates, the total food grain production in the country is 308.65 मिलियन टन। तो ये सिंपल सीधा क्या पूछा है? फूड ग्रेन कितना जो है वो उत्पादित हुआ है उसका। फिर कृषि की समस्याएं, तो एग्रीकल्चर के अंदर समस्या क्या है? लोग बहुत ज्यादा एंगेज्ड हैं, जीडीपी में योगदान बहुत कम है। लोग बहुत ज्यादा एंगेज हो जाए, जीडीपी में योगदान बहुत कम हो, तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय कम होगी। प्रति व्यक्ति का आय क्या है? बहुत कम है। तो एक तो पर कैपिटा इनकम जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा कम है। और फिर एग्रीकल्चर की जो भूमि है, लैंड है, वो भी क्या होती जा रही है? धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्योंकि संयुक्त परिवार हैं जो वो बिखर रहे हैं, और संयुक्त परिवार बिखरेंगे तो लैंड जो है क्या होती रहेगी? डिवाइड होती जाएगी। और डिवाइड होती जाएगी तो जो आपके साथ पास में कृषि के अधीन जो भूमि आएगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए भारत में 86% किसान, 86% जो किसान है वो कैसे हैं? लघु और सीमांत, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कौन से होते हैं? 2 हेक्टेयर से जिसके पास कम होता है। अगर 1 हेक्टेयर से कम है तो सीमांत, अगर 1 से 2 के बीच में है तो लघु। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो है वो रहते हैं। तो सही कराने, ठीक है। तो ये 1 हेक्टेयर से। तो और दूसरी एक और बड़ी समस्या है एग्रीकल्चर के अंदर, कि एग्रीकल्चर के जो रिकॉर्ड है वो स्पष्ट नहीं है। कृषि के जो रिकॉर्ड है वो स्पष्ट नहीं है, या तो बहुत सारे झगड़े हो रखे हैं, या फिर लैंड रिकॉर्ड्स पुराने थे, तो पुराने हैं तो वो किसी तरीके से नष्ट हो गए, और नष्ट हो गए इस वजह से एग्रीकल्चर के अंदर कोई की भूमि किसकी है ये पता नहीं है, और पता नहीं है इस वजह से भूमि पर झगड़ा है, और झगड़ा है इस वजह से क्या नहीं होता है? वहां पर उत्पादन नहीं हो पाता। एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो उत्पादन उस जमीन पर नहीं हो पाता, और नहीं हो पाता तो उसको दूर करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? स्वामित्व योजना। कौन सी योजना है? स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत होता क्या है? भूमि के डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो उत्पन्न कर किए जाते हैं। मतलब आपके पास पहले तो जो है लैंड रिकॉर्ड्स, पहले जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो तो किस प्रकार से थे? आता हो तो ही करना यार, वरना मत करना। आ रही है पास में? हाँ अब ठीक है। क्या पास में? फैन की आवाज से तो नहीं होता है, फैन की आवाज भी पहली बार थोड़ी आई है। हाँ चलो ठीक है। तो भूमि का जो डिजिटल, इसको तो चला यार, भूमि का डिजिटलीकरण जो है वो करते हैं। ड्रोन का सर्वे किया जाता है, और ड्रोन सर्वे करके ये देखा जाता है कि साहब ये लैंड जो है वो किसकी है, और उसके आधार पर जो भूमि के जो डिजिटल रिकॉर्ड है वो तैयार किए जाते हैं, और जो किसान है उन किसानों को मालिकाना हक दिया जाता है। और ये मालिकाना हक किसके तहत दिया जाता है? कौन सी योजना के तहत? स्वामित्व योजना। तो बस इतना याद रखो, स्वामित्व योजना मतलब क्या होगा? तो भूमि के रिकॉर्ड है, कुछ डिजिटलीकरण कर रहे हैं और कुछ मालिकाना हक जो है वो दिया जा रहा है। उसके बाद में दूसरा है, क्योंकि उनकी एग्रीकल्चर के अंदर आपकी आय कम है, आय कम है तो आय को सपोर्ट करने के लिए कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री किसान योजना। कब शुरू हुई थी? 1 दिसंबर 2018 को। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% पैसा कौन दे रहा है? केंद्र सरकार जो है इसमें 100% पैसा देता है। कितना देते हैं? 6,000 रुपए। पर 6,000 रुपए प्रति किसान नहीं दिया जाता, प्रति किसान परिवार। किसको दिया जाता है? ये किसान परिवार को दिया जाता है, किसान को नहीं दिया जाता। हर किसान को नहीं, हर किसान परिवार को 6,000 रुपए। और कितनी इंस्टॉलमेंट में आते हैं? 3 इंस्टॉलमेंट, 2-2 हजार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट जो है उसके अंदर 2-2 हजार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट है। और इसके अलावा कौन से किसान परिवारों को? सभी किसान परिवारों को भी नहीं, सिर्फ स्मॉल लैंड ऑनरशिप जिसकी 2 हेक्टेयर से कम हो, यानी स्मॉल एंड मार्जिनल, सिर्फ लघु और सीमांत किसानों को ही ये जो है ये इसका लाभ दिया जाता है। ठीक है। और जो लोग जिनके पास में या तो लैंड बहुत ज्यादा है, या फिर जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद के ऊपर है, कोई गजेटेड ऑफिसर्स हैं, ऐसे कोई बड़े पदों पर जो लोग हैं,
उन सबको इस योजना से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया, यानी कुछ लोगों को इससे बाहर भी रखा हुआ है। और एक ऐप भी है इसकी, पीएम किसान ऐप, ये क्वेश्चन है वही एचएम का ही है, सिंपल सा है। सिंपल सा है, बी आंसर हो जाएगा। 2019 में शुरू की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके तहत क्या होता है, लाभार्थियों के बैंक खाते में 3 किस्तों में कितने रुपए दिए जाते हैं, 6,000 रुपए जो है वो दिए जाते हैं। यानी वहां पर क्वेश्चन इसका मतलब इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, ठीक है, सिंपल सा। फिर आता है किसान मानधन योजना। मानधन योजना जो है वो किससे संबंधित है, पेंशन। मानधन योजना के माध्यम से क्या उपलब्ध करवाते हैं, पेंशन जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। जब 60 साल की आयु पूरी हो जाएगी उसके बाद पेंशन दी जाएगी। कितनी पेंशन दी जाएगी, 3,000 रुपए की पेंशन जो है वो मिलेगी, 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। पर पहले आपको कुछ कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। तो या तो आप पंजीकरण करवा सकते हो 18 वर्ष में, या फिर करवा सकते हो 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष के बीच में पंजीकरण करवाया जाए। अगर 18 वर्ष में पंजीकरण कराया जाता है तो हर महीने 55 रुपए जो है जमा करवाने पड़ेंगे। कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे, 55 रुपए। और अगर 40 वर्ष में पंजीकरण कराते हो तो 200 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। पहले ये जमा कराते रहो हर महीने, और उसके बाद जब जो है 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी उसके बाद में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, 3,000 रुपए की पेंशन जो है वो मिलेगी। इस योजना को क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ऐसी किसान मानधन भी है, ऐसी श्रम मानधन भी है। ऐसी एक योजना किसके लिए है, श्रमिकों के लिए भी है, वो श्रम मानधन योजना। और ये सभी ऐसे जो चाहे पेंशन का प्रयास हो, चाहे इंश्योरेंस की चाहे बात हो, चाहे खाता खुलवा रहे हो, ये सभी वित्तीय समावेशन को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। सब इन सब चीजों से क्या होता है, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो बढ़ता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में सिर्फ ऐसा नहीं है बैंक के अंदर खाता खुलता है तो ही फाइनेंशियल इंक्लूजन, चाहे बैंक में खाता खुले, चाहे उस फाइनेंशियल लिटरेसी की बात हो, वित्तीय साक्षरता की बात हो, चाहे आप जो है वहां से पेंशन ले रहे हो, चाहे आप इंश्योरेंस ले रहे हो, ये सभी योजनाएं जो है किसकी हैं, वित्तीय समावेशन की योजना। तो ये भी योजना किसकी है, वित्तीय समावेशन। प्रधानमंत्री किसान योजना ये भी कैसी है, वित्तीय समावेशन की। क्यों, क्योंकि किसान के सीधे खाते के अंदर, तो खाते में पैसे आएंगे तो पहले खाता होना भी चाहिए, और खाता होना चाहिए तो पहले खाता खुलेगा और उसके बाद में पैसा जो है उसमें आएगा। तो इसलिए वो भी वित्तीय समावेशन की जो है वो योजना है, ये मानधन योजना। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कौन सी योजना है, कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना के अंदर 3 घटक होते हैं। कितने घटक है इसमें, 3 घटक हैं, 3 मेन जो है उसके कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम, सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम। जो खेत है उस खेत के स्तर पर या तो फव्वारे से कृषि की जाए या फिर ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद जो है वो सिंचाई की जाए। तो फव्वारे से सिंचाई करना, बूंद बूंद सिंचाई करना, इसको प्रोत्साहित करना, ये तो क्या कहलाता है, माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम या सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम। और इसको प्रोत्साहित करोगे तो भाई बूंद बूंद सिंचाई करो, चाहे फव्वारे लगाओ, तो उसमें कॉस्ट लगेगी, पहले कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। पैसे लगाने पड़ेंगे तो पैसों की जरूरत होगी, पैसे आएंगे कहां से, तो पैसों को क्या लिया जा सकता है, उधार। और उधार कहां से आएगा, तो उसके लिए एक पूरा फंड बनाया हुआ है, उसका नाम क्या है, माइक्रो इरिगेशन फंड, जो सूक्ष्म सिंचाई निधि। और ये माइक्रो इरिगेशन फंड जो है कितने करोड़ का है, 10,000 करोड़ का। पहले शुरुआत में 5,000 करोड़ का था और इस बार के बजट के अंदर और 5,000 करोड़ रुपए उसमें डाल दिए। टोटल कितना है, 10,000 करोड़ का ये फंड बना हुआ है। यानी इस फंड से आप उधार ले लो और उधार लेकर अपने खेत के अंदर जो है या तो बूंद बूंद सिंचाई का कार्यक्रम या जो स्प्रिंकलर वगैरह है वो लगवाए जा सकते हैं। दूसरा इसके अंदर जो है वो होता है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, त्वरित सिंचाई कार्यक्रम, सिंचाई लाभ कार्यक्रम। और ये त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम क्या था, तो ये पहले कोई शुरू हुआ था और उसके अंदर क्या बनाए जा रहे थे, ऐसे डैम वगैरह बनाए जाते हैं, उसके अंदर बांध बनाए जाते हैं। मध्यम और छोटी भी परियोजनाएं होती है, बड़ी परियोजनाएं भी होती है। इस तरीके से बांध बनाकर जो पानी को स्टोर करते हैं और फिर इससे नहरें निकाली जाती है और नहरें निकालकर जो है क्या होता है, सिंचाई की सुविधा मिलती है। ठीक है, तो ये पहले बनाते थे, पर पहले फिर बीच में इसमें जो मेन असिस्टेंस आ रहा था वो जापान से आ रहा था। फिर बीच में हमने वो कर लिया परमाणु परीक्षण किए तो जापान ने पैसे देने बंद कर दिए। तो वो काफी साल तक ये बंद तो गए थे, आधे पड़ते बने थे, पूरी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ और इसलिए वो प्रोजेक्ट क्या हो गए, बंद हो गए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कहा कि ऐसी जो परियोजनाएं उनको फिर से लागू किया जाएगा, फिर से शुरू किया जाएगा, क्योंकि अब अपन को जापान से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। अब तो भारत की भी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक ठाक हो गई है, तो इसलिए उस ऐसी परियोजनाओं को जो आधी पड़ी हुई थी उन परियोजनाओं को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। तो ये डैम वैम बनाते हैं, कमांड एरिया का डेवलपमेंट करते हैं, रिपेयर रिनोवेशन, अगर कोई वाटर बॉडी है उसके अगर रिपेयरमेंट करना है, उसका रिनोवेशन करना है, ये सब काम भी इसके तहत करते हैं। और ये मंत्रालय कौन सा है इसमें मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय। ये कौन सा अभी वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय जो है उसको देखता है। ये जो माइक्रो इरिगेशन वाला प्रोग्राम है ये तो कौन सा मंत्रालय देखता है,
ये एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय, और ये जो त्वरित सिंचाई कार्यक्रम वाला, और इसको त्वरित सिंचाई वाले कार्यक्रम को नाम क्या देते हैं, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। और यहाँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला तो एग्रीकल्चर के अधीन है, और ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जो है वो। फिर एक तीसरा घटक भी है, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। और वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, तो जैसे पानी आ रहा है तो उस पानी को रोका जाता है, थोड़े चेक डैम वगैरह बनाए जाते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, पाउंड वाउंड बनाने का काम जो है वो किया जाता है। तो ये सब काम किसके अधीन होते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। और प्रायोजित योजना है इसलिए 60% पैसा तो कौन देता है, केंद्र सरकार, और 40% पैसा कौन देता है, राज्य सरकार देती है। तो 60-40 का रेशियो जो है वो इसमें हुआ करता है। माइक्रो इरिगेशन। फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना के तहत जो फसल है उसका क्या करना है, बीमा करना है। और बीमा के लिए रेट रखी गई है, जो अगर खरीफ की फसल हो, खरीफ की फसल हो तो बीमा का प्रीमियम कितना है, 2%। रबी की फसल है तो बीमा का प्रीमियम 1.5%। और अगर हॉर्टिकल्चर बागवानी फसल है तो 5%, बागवानी के लिए 5%, रबी के लिए 1.5% और खरीफ के लिए 2% का जो है वो बीमा हुआ करता है। ठीक है, और यानी 1 क्रॉप 1 रेट, एक जो क्रॉप है उसके लिए कैसी रेट रहेगी, एक। और एक क्रॉप क्या, एक सीजन के लिए भी, खरीफ के सीजन के लिए और रबी के सीजन के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, इनके लिए रेट क्या है, तो 2%, 1.5% और 5%। फिर इसके अंदर क्या होता है कि अगर फसल खराब हो गई है तो जितने भी प्रकार के जोखिम होते हैं, रिस्क होते हैं, वो रिस्क सारे इसमें कवर होते हैं। कि अगर जो सामान्यतया जितने भी जोखिम है, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सूखा हो, तो इसके कारण फसल खराब हो रही है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय जोखिमों को भी शामिल किया जा सकता है। कोई लोकल जो रिस्क है उसको भी शामिल किया जाता है। जैसे लोकल रिस्क मतलब वो उस स्टेट में ही हो, बाकी सब जगह नहीं हो। जैसे टिड्डी का अटैक हो गया, अब टिड्डी का अटैक से सिर्फ प्रभावित कौन है, राजस्थान ही प्रभावित हो, राजस्थान प्रभावित है तो राजस्थान सरकार टिड्डी का जो अटैक है उसको नोटिफाई कर सकती है कि फसल बीमा योजना के तहत इसको भी कवर किया जाएगा, और उसके जो लॉस होता है तो उसका पैसा भी आपको यहां से मिल जाएगा। और पैसा मिलने के लिए, इसके लिए कितना नुकसान हुआ है, तो नुकसान के लिए इसमें जो अप्रोच अपनाई जाती है वो कौन सी होती है, एरिया बेस्ड अप्रोच होती है। कौन सी अप्रोच होती है, एरिया बेस्ड, क्षेत्र, पूरे क्षेत्र का निरीक्षण जो है वो किया जाता है। ऐसे हर खेत का अलग अलग एस्टिमेशन नहीं करते कि इस खेत में कितना लॉस हुआ, इस खेत में, पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर लेते हैं और क्षेत्र के आधार पर हर खेत के ऊपर मुआवजा जो है वो दिया जाता है। तो अप्रोच कौन सी है, एरिया बेस्ड अप्रोच इसमें अपनाई जाती है, यानी पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं। साथ में इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया जाता है, तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो ये जो सर्वे करेंगे तो सर्वे के लिए ड्रोन वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसान है तो वो अपने खेत पर है और खेत पर अपने स्मार्टफोन से वो फोटो खींच सकता है कि कितना डैमेज हुआ है फसल को, और वो जो फोटोग्राफ्स हैं वो किस पे अपलोड किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो वेब पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड किए जा सकते हैं, और वहां से आपको मुआवजा जो है वो मिल जाता है। यानी कहने का मतलब है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तकनीक, टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी होता है, स्थानीय रिस्क जो है उसको भी शामिल किया गया है, और 1 क्रॉप या 1 सीजन 1 रेट जो है उसको भी प्रयोग में लिया जाता है। ये कौन सी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पहले तो ये अनिवार्य थी, अगर आप किसी भी प्रकार का ऋण लेते हो, किसान क्रेडिट कार्ड या अगर कोई भी सस्ते के अंदर आप ऋण ले रहे हो और कोई भी योजना अगर का फायदा अगर लेते हो, तो ये फसल बीमा योजना जो है वो अनिवार्य थी। अब इसको अनिवार्य नहीं रखा गया, अब ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा। अब तो क्या करना, पहले तो क्या होता था, जैसे कि आपने कोई लोन लिया, 1 लाख का लोन लिया, तो वो क्या करते थे, पहले से आपके बीमा करके देते थे, और आपको वैसे कुछ पैसा जो है काट लेते थे, और काट के बाकी पैसा आपको जैसे 1 लाख का लोन लिया, 90,000 रुपए आपको दिए, तो आप पूछोगे साहब 90,000, ये 10,000 कहाँ गए, तो 10,000 किसके काट लिए, बीमा के काट लिए। किस बात का बीमा, फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा योजना का मतलब, इसका मतलब उस फसल बीमा योजना को लेना क्या है, अनिवार्य था, पहले अनिवार्य था, और अब इसको क्या बना दिया गया है, ऑप्शनल बना दिया गया। अब किसान चाहे तो ले और चाहे तो नहीं ले। ठीक है, पढ़ो। केवल 2। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अंडर दिस स्कीम द फार्मर्स विल हैव टू पे यूनिफॉर्म प्रीमियम 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टीवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर।
कि किसी भी सीजन के अंदर अगर करो तो आपको बीमा का 2% देना पड़ेगा। नहीं, 2% नहीं है, 2% तो किसके लिए, सिर्फ खरीफ के लिए। रबी के लिए कितना है, 1.5%, और बागवानी के लिए 5%, यानी पहला ऑप्शन गलत है। दिस स्कीम कवर्स द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन्स एंड अनसीजनल रेन्स। यह योजना चक्रवात और गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई के उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। बिल्कुल करती है। अगर यहां पर यह लिखा होता कि दिस स्कीम ओनली कवर्स, अगर मैं इसमें डाल दूं कि दिस स्कीम ओनली कवर्स, यह योजना गैर चक्रवात और गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे केवल, यहां पर अगर केवल जोड़ दिया जाता तो क्या होता, तो ये गलत हो जाता। ऐसा नहीं है सिर्फ इन दो का ही है, ऐसे और भी कोई भी चीज हो उससे भी अगर नुकसान होता है तो सारे नुकसान कवर होते हैं, पर अभी इसमें ओनली नहीं है और ओनली नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये दो। परंपरागत कृषि विकास योजना, जो आपके परंपरागत जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उस ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए योजना जो है वो चलाई गई। और इस योजना के अंदर क्या होता है, 50 या 50 से अधिक जो फार्मर्स होते हैं वो एक क्लस्टर बनाते हैं। कितने का, 50 एकड़ का, क्लस्टर ऑफ 50 एकड़, जो टोटल लैंड है उस लैंड को एक जगह किया जाएगा, और कितने एकड़ का बना लेंगे, 50 एकड़ का एक क्लस्टर बनाए। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पर उस लैंड को जो है वो रख लिया जाए, और फिर वो किसको अपनाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग। वो सारे के सारे मिलकर वहां पर क्या करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो उसको करें। और ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, और बढ़ावा मिलेगा तो सरकार ये करने के लिए आपको क्या देगी, एक 20,000 रुपए की जो है सहायता दी जाएगी। 20,000 रुपए प्रति एकड़ जो है उस पर 20,000 रुपए। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग उसके कारण जो उत्पाद हुआ है, उस उत्पाद को क्या देते हैं, सर्टिफिकेशन भी जो है वो दिया जाता है, कि उसको सर्टिफाई कर दिया जाता है सरकार के माध्यम से कि ये जो उत्पाद है वो ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक है तो फिर मार्केट में जाकर जब उसको बेचोगे तो उसके प्राइसेस क्या हो सकते हैं, ज्यादा आप चार्ज कर सकते हो। तो ये कौन सी होती है, परंपरागत कृषि विकास योजना। फिर ये वाली इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो लॉन्च किया गया है। कितने लाख करोड़ का है ये, 1 लाख करोड़ का। कितने लाख करोड़ का है ये, 1 लाख करोड़ रुपए इसमें जो है वो डाले गए। और अब इस 1 लाख करोड़ से होगा क्या, इससे ऋण लिया जा सकता है। इसे क्या सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। कौन कौन ऋण ले सकता है, एफपीओ। एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स हैं उनके उत्पाद का उन्होंने एक संगठन बना रखा है। एसएचजी का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो गांव के लेवल पे होती है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप, एग्रीकल्चर के एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमिता करने वाले लोग, ये सब लोग इससे क्या ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। फिर वो ऋण लेकर करेंगे क्या, तो क्या करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई हो गई, कटाई होने के बाद में जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, कटाई के बाद किसकी जरूरत होगी, स्टोरेज की जरूरत होगी, उसको कहीं पर स्टोर करो। और या फिर उसको बेचने के लिए अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे तो रोड वगैरह की जरूरत होगी, परिवहन की जरूरत होगी। तो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी क्या की जा सकती है, उसका डेवलपमेंट इसके तहत किया जा सकता है। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी। और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स, सामुदायिक कृषि की जो परिसंपत्तियां उनका निर्माण किया। सामुदायिक का मतलब जिसका प्रयोग हर कोई कर सकता है, ऐसी चीज जिसका प्रयोग हर कोई। गांव के लेवल पे आपने एक स्टोरेज बना दिया और सभी लोग उस पर जाकर अपनी क्या कर सकते हैं, फसल को रख सकते हैं, तो ये कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स जो है वो होगी। या फिर अगर कोई मरुस्थल है, वो मरुस्थल आगे बढ़ रहा है और आपने सब जगह वहां पर क्या उगा दिए, पेड़ उगा दिए, तो पेड़ आपको उगा दिए ताकि मरुस्थल जो है वो आगे ना बढ़े, ना बढ़े, तो ये कैसी एसेट है, कम्युनिटी फार्मिंग। ये जो है किसकी एसेट है, कम्युनिटी फार्मिंग। तो कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स, सामुदायिक जो कृषि परिसंपत्तियां, और पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए ऋण लिया जा सकता है। और उसके लिए जो फंड है उस फंड का क्या नाम है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। कितने, और इसके अंदर वैसे इसमें एग्रीकल्चर में जो भी लोन मिलते हैं वो 7% पे मिलते हैं। और यहां पर जो है उन्होंने कहा कि 3% का हम क्या देंगे, इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब 3% की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। 3% अब आपको देने की जरूरत है, मतलब वो जो ब्याज मिले, मतलब ये जो लोन मिलेगा वो कितने परसेंट में मिलेगा, 4%, मात्र 4% पे जो है ऋण मिल जाएगा। ठीक है। और कितना मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 2 करोड़ तक का जो है मैक्सिमम लिया जा सकता है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि रीपेमेंट, उसका जो वापस किस्त जो है वो एकदम से शुरू हो जाए, किस्त को भी जो है वो ये आप डिले कर सकते हो, 6 महीने से कब तक का, 2 साल तक का। और ये कब लॉन्च हुई है, ये अगस्त 2020 के अंदर इसको लॉन्च हुई। तो ये वाली कॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस तरीके का एक फंड जो है वो बनाया गया। सॉइल हेल्थ कार्ड, अब तो हालांकि पुरानी हो चुकी है स्कीम, तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु फिर भी ध्यान ये इसलिए रखना है क्योंकि कहां से शुरू हुई थी, राजस्थान सूरतगढ़ से शुरू हुई थी 2015 के अंदर जो है वो। और सॉइल हेल्थ कार्ड मतलब क्या है, मिट्टी का सैंपल लेते हैं, सैंपल लेकर उसका टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके पता लगाते हैं कौन कौन से उसमें केमिकल्स है,
ठीक है, और उसके आधार पर कुछ जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं किसान को दी जाती है, ठीक है, भाई कौन सी फसल उगानी है और कौन सी नहीं उगानी। और इसके अंदर जो आपकी लेबोरेटरीज हैं तो आप उसको टेस्ट करोगे, टेस्ट करो तो किसी प्रयोगशाला में किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करोगे, और वो लेबोरेटरीज जो होती है वो कैसी होती है, मोबाइल होती है। मोबाइल मतलब कोई गाड़ी वाड़ी होती है और वो गाड़ी घूमती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, और वो हर जो है वो गांव गांव जाकर और जो फसलें मतलब जो आपका लैंड सैंपल है या भूमि जो मृदा का सैंपल है उसको कलेक्ट करती है और उसको जो है टेस्ट करते हैं। तो ये योजना है सॉइल हेल्थ कार्ड, पुरानी है, हालांकि यूपीएससी के अंदर 2017 में ये क्वेश्चन जो है वो आया था। क्या होगा आंसर भाई? एक्सपेंडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन, इरिगेशन से इसका कोई लेना देना नहीं, इरिगेशन तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है, इसका इरिगेशन से नहीं। इनेबलिंग द बैंक्स टू असेस द क्वांटम ऑफ लोन्स टू बी ग्रांटेड टू द फार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा का आंकलन में बैंकों का समर्थन बनाना, ना बैंकों का ऐसा कोई लेना देना नहीं है, वो तो खुद ही आपको उगानी है, कौन सी फसल उगाना चाहते हो और कौन से नहीं उगाना चाहते, बैंक उसको आपके सॉइल हेल्थ कार्ड का कुछ नहीं करते। तो दूसरा तो क्या है, गलत है, दूसरा गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आंसर क्या हो गया? तो आंसर क्या होगा इसका? और ये तो है ही, चेकिंग ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, कि फर्टिलाइजर का आप ज्यादा यूज ना करें। फिर है ग्रीन रिवोल्यूशन कृष्णोन्नति योजना। भाई पहले यूपीए की जो सरकार थी उसके अंदर कई सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिशन चलते थे, कई सारे क्या थे, मिशन थे, बहुत सारे 11 मिशन थे, और उन सारे 11 मिशन को अब क्या कर दिया गया है, एक जगह ले आए, और एक जगह लाकर उसको नाम क्या दे दिया गया, ग्रीन रिवोल्यूशन कृषोन्नति, कृषि प्लस उन्नति, कृषोन्नति योजना जो है उसका नाम दिया गया। अब इसमें कई सारे स्कीम में सारे याद रखने की जरूरत है नहीं, पर तो फिर मैं एक बार बोल देता हूं जितने ध्यान में रह जाए, ठीक है, नहीं रहे तो इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये अपन पढ़ चुके हैं, फूड सिक्योरिटी मिशन जो कि खाद्यान्नों के उत्पादन को क्या करता है, बढ़ाने के लिए बनाया गया। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ जो कृषि होती है, धारणीय कृषि होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, बागवानी कृषि जो है उसको बढ़ावा देने के लिए एक मिशन था। सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर के अंदर ये जो वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक वगैरह होते हैं जो कि सलाह दे सके, तो उनके लिए एक सब मिशन था जिसका नाम था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए। सब मिशन फॉर सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, जो बीज और जो प्लांटिंग मटेरियल है उससे संबंधित एक और मिशन था। सब मिशन फॉर प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन, कि उसके ऊपर कोई बीमारी वगैरह ना लगे, इसके लिए एक अलग से जो है वो मिशन चलाया हुआ था। सब मिशन नेशनल मिशन फॉर ई गवर्नेंस, एग्रीकल्चर के अंदर ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जाए। इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन के लिए कि भाई आपके जो उत्पाद है उसको ढंग से बेचा जा सके, उसके लिए भी एक मिशन हुआ करता था। इंटीग्रेटेड मिशन फॉर एग्रीकल्चर कॉपरेशन, कृषि क्षेत्र में सहकारिता, कोऑपरेटिव जो सेक्टर है उसको डेवलप करने के लिए। स्कीम फॉर एग्रीकल्चर सेंसस और इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके लिए एक मिशन था। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, कृषि क्षेत्र में मशीनों का प्रयोग जो है ज्यादा बढ़े, उसके लिए भी एक मिशन हुआ करता। तो पहले इतने सारे अलग अलग मिशन हुआ करते थे, अब उन सबको एक ही नाम, एक अम्ब्रेला योजना बना दी, उसका नाम क्या रख दिया, ग्रीन रिवोल्यूशन कृषोन्नति योजना, और उसके तहत इन 11 मिशन को क्या कर दिया गया है, एक जगह ले आए। 11 मिशन थे और 11 मिशन को जो है वो एक जगह लिया। फिर है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसके तहत क्या होता है, सॉरी, इसके तहत जो है 3 प्रकार की योजनाएं हैं। सबसे पहली तो है प्राइस सपोर्ट स्कीम या मूल्य समर्थन योजना। मूल्य समर्थन योजना में क्या होता है, तो इसके तहत जो है वो दलहन और तिलहन और खोपरा, इनकी क्या की जाती है, खरीद की जाती है। सामान्यतया जो एफसीआई है वो पीडीएस के लिए खरीद करती है एमएसपी पर, और एमएसपी खरीद करती है तो किसका खरीद करती है, गेहूं चावल और मोटे अनाज की खरीद करती है। क्यों करती है, क्योंकि उसको उस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत यही बांटने हैं लोगों में, और ये बांटने हैं तो खरीद भी इसी की मेजरली की जाती है, दलहन और तिलहन की खरीदे नहीं की जाती। तो इसलिए सरकार ने कहा कि आप इसकी खरीद करो, और खरीद के अंदर जितनी भी कॉस्ट आती है और जो आपको कॉस्ट लगेगा उसका 25% कौन देगा, वो केंद्र सरकार जो है उसकी कॉस्ट देगी। तो ये तो कौन सी है, मूल्य समर्थन योजना। दूसरा मूल्य कमी भुगतान योजना, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, कि अगर आपने दलहन उगाया, दाल उगा ली, और दाल उगाने के बाद में आपको पता है कि साहब इसकी एमएसपी भी इतनी है, और फिर आप जब बेचने गए तो एफसीआई ने खरीदने से मना कर दिया कि हम नहीं खरीद रहे, तो उस एमएसपी का उसका मतलब कोई मतलब नहीं हुआ, तो उसको कहां बेचना पड़ेगा, बाजार में, और बाजार में बेचेंगे तो कम कीमत पे बेचना पड़ेगा,
तो यानी एमएसपी से कम कीमत पर बेचा। तो एमएसपी और वो जितनी कीमत पर आपने बेचा है बाजार मूल्य, उसका जो डिफरेंस है वो आपके सीधे अकाउंट में आ जाएगा, और अकाउंट में आ जाएगा तो उसके लिए योजना कौन सी है? प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। परंतु ये सिर्फ किसके लिए? ऑयल सीड्स के लिए। दाल का तो मैंने एग्जांपल लिया, बाकी ये किसके लिए? सिर्फ ऑयल सीड्स, तिलहन के लिए, यानी सरसों, मूंगफली, ये जो होती है जिससे तेल, एडिबल ऑयल वगैरह निकाला जाता है, ऑयल सीड्स के लिए, तिलहन वाली फसलों के लिए है, बाकी और किसी के लिए नहीं। फिर एक पायलट प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट, मतलब जो ये स्टॉक करते हैं उसको भंडारण के अंदर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योजना जो है वो चलेगी। तो पीएम आशा में कितनी योजनाएं हैं? 3 योजनाएं। मूल्य समर्थन योजना, खरीद की जाती है, किसका खरीद? दलहन, तिलहन और खोपरा, और कितने परसेंट देते हैं? 25%। मूल्य कमी भुगतान योजना, एमएसपी और बाजार मूल्य, उसका जो अंतर है वो सीधे अकाउंट में आएगा। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ तिलहन के लिए, सिर्फ और सिर्फ ऑयल सीड्स के लिए, और ये निजी लोगों को इसमें बढ़ावा देने के लिए योजना जो है वो चलेगी। फिर ऑपरेशन ग्रीन्स। ऑपरेशन ग्रीन्स जो है वो उसके अंदर क्या है? पहले उसमें शुरू किया था टॉप फसलें। टॉप फसलें मतलब 3 फसलें, टमाटर, प्याज और आलू, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटोज। तो ये 3 फसलें जो है, इन 3 फसलों के मूल्य के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए, इनका प्राइस जो है वो स्थिर रहना चाहिए, इनके लिए स्टोरेज वगैरह की कैपेसिटी डेवलप होनी चाहिए। इसके लिए ये योजना जो है वो शुरू की थी। और इसके लिए, इसके तहत क्या देते थे? सब्सिडी देते हैं। एक जगह तो प्याज बहुत ज्यादा उत्पादित हो रहा है, एक जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो जहां ज्यादा उत्पादित हो रहा है वहां से खरीदना पड़ेगा, और जहां पर कम है वहां पर देना पड़ेगा, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। तो इस योजना के तहत जो भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता है उसका 50% जो है सरकार किसमें दे देती है? सब्सिडी के अंदर। जो आपका सब्सिडी है ऑन ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सरप्लस टू डेफिशिएंट मार्केट, जहां पर आधिक्य का मार्केट है उससे कमी वाले बाजार के अंदर अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो, परिवहन करते हो, तो सब्सिडी कितनी मिलती है? 50% की सब्सिडी जो है इसके तहत दी जाती है। और दूसरी, स्टोरेज। अगर आप उसके भंडारण की कोई क्षमता विकसित करते हो, स्टोरेज कैपेसिटी विकसित करते हो, तो उस स्टोरेज कैपेसिटी को विकसित करने में जितना भी कॉस्ट आया, जितनी भी लागत लगी है, उसका 50% क्या मिल जाता है? सब्सिडी मिल जाती है। किसके तहत? ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत। पहले तो सिर्फ कितने फसलों के लिए था? 3, और अब इसको क्या कर दिया गया? एक्सटेंड कर दिया गया। और एक्सटेंड करके कितनी फसलें हैं? वैसे कहने के लिए तो टू ऑल हो गया, परंतु ये 21 फसलें। कितनी फसलें हैं? 21 फसलों के लिए जो है अब इसको शामिल कर लिया गया। ये कौन सी स्कीम है? ऑपरेशन ग्रीन्स। और टॉप टू टोटल, टॉप का मतलब पहले 3 ही स्कीम थी, और अब इन्होंने कहा टू ऑल, टोटल का मतलब है टू ऑल, ठीक है। पर टू ऑल का मतलब ऐसा नहीं है सभी फसलें हो गई है, अभी तक कितनी है उसमें? 21 फसलें ही शामिल जो है वो की गई है। फिर प्रधानमंत्री कृषि किसान संपदा योजना, ये एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के अंदर, कृषि के प्रसंस्करण के अंदर जो भी योजनाएं चलती थी, अब उनका एक अम्ब्रेला स्कीम बना दी। जैसे उसके अंदर क्या क्या चलता था? तो मेगा फूड पार्क बनाए जाते थे, ठीक है, मेगा फूड पार्क बनाओ, उसके लिए एक पहले से अलग योजना चलती थी। कोल्ड चेन और जो आपके कोल्ड स्टोरेज है, शीतगृह है, उनका विकसित करने के लिए एक अलग से योजना चलती थी। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, किसान और जो किराने वाला है, जो बेचने वाला है, इन दोनों को आपस में लिंक किया जाए, जोड़ा जाए, तो उसके लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के क्लस्टर का डेवलपमेंट करना, फूड सेफ्टी और क्वालिटी की बात करना, ऑपरेशन ग्रीन्स, ये सब अलग अलग योजनाएं चलती थी। ये सब योजनाएं किसकी है? कृषि प्रसंस्करण की, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग की। एग्रीकल्चर के अंदर प्राइमरी प्रोडक्ट है, उसको प्रोसेस किया जाए और सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में उसको बेचा जाए। मतलब आलू मत बेचो, क्या बेचो? चिप्स बेचो। आलू की जगह जो है क्या बेचा जाए? चिप्स बेचा जाए। तो उसके लिए जो योजना, उस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। और उसके तहत इन सभी योजनाओं को क्या कर लिया? शामिल कर लिया गया। ये under umbrella scheme Pradhan Kisan Sampada Yojana, the ministry is implementing various component schemes. Which of the following is not included? क्या पूछा है? Which of the following is not? umbrella योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मंत्रालय विभिन्न अवयव योजनाओं को लागू कर रहा है, निम्नलिखित से कौन से शामिल नहीं है? कौन से शामिल नहीं है? फॉरवर्ड बैंकेड लिंकेज, हाँ ये तो है। कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा है। मेगा फूड पार्क है। पिछड़े हुए जिलों में सिंचाई परियोजना, नहीं ये नहीं है। तो चौथा जो है वो सही आंसर। फिर है ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट। भाई कृषि मंडियां हैं बहुत सारी, भाई अगर एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है तो उसको बेचेंगे कहाँ? बेचेंगे मंडियों में बेचेंगे। अब ये जो मंडियां हैं वो अलग अलग होती है। अब इस ई नाम के तहत सभी मंडियों को किससे जोड़ दिया गया? इलेक्ट्रॉनिक
नेटवर्क से जोड़ दिया गया, एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से जोड़ दिया गया, ताकि किसान जो है उसके उत्पाद को एक प्रतिस्पर्धी जो प्राइस होती है वो मिल सके, कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल सके। वरना तो क्या होता था, पहले तो जैसे एक मंडी है, उस एक मंडी में कुछ व्यापारी है, सिर्फ वही व्यापारी उसको खरीदते थे, और यानी उनमें बोली भी कौन लगाएगा, वो सब मिलकर जो है वो बोली लगाएंगे। पर उसमें कई सारी समस्याएं होती है, बोली लगाने में कुछ समस्याएं होती है। क्या समस्याएं होती है? वो लोग आपस में क्या करते हैं, कार्टेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, आपस में ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बनाकर ये कहते हैं कि साहब इससे ज्यादा की बोली लगी नहीं लगाई जाएगी, नहीं लगाई जाएगी तो अब किसान को जो है उसमें ढंग से प्राइस नहीं मिल पाती। तो सरकार ने क्या किया, जितनी भी अलग अलग एग्रीकल्चर मंडियां हैं उन सबको आपस में जोड़ दिया। किसके माध्यम से? एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से। और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से माध्यम से जोड़ा और क्या बनाया? ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसमें 1000 कृषि मंडियां जो उसको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया। कितनी मंडियों को जोड़ दिया है? 1000 जो कृषि मंडियां उनको आपस में जोड़ दिया गया, ताकि प्रतिस्पर्धी प्राइस जो है वो मिल सके। दोनों ही सही है। एडवांटेज क्या है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का? इट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। हाँ बिल्कुल, उसको बेचा जाता है। यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जिससे उनके उत्पाद को गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। बिल्कुल, जैसी क्वालिटी होगी वैसा कीमत जो है वो मिल जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? कृषि कानून जो है वो सरकार के द्वारा क्या लेकर आए 2020 के अंदर, कुछ कृषि कानून जो है वो लाए गए। कब पास हुए थे ये? 20 सितंबर 2020 को। 20 है कि डेट का पता नहीं, पर सितंबर 2020 के अंदर ये जो है वो पास हुए। टोटल कितने कानून है? 3 कानून है। सबसे पहला है किसान उपज, फिर ये चालू हो गया, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य प्रमोशन और सुविधा अधिनियम 2020, फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। और ये कानून क्या कहता है? पहले जो है वो हर राज्य के अंदर कानून बने हुए हैं, एपीएमसी कानून। कौन से कानून बने हुए हैं? एपीएमसी कानून जो है वो हर राज्य के अंदर है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के कानून बने हुए हैं। और वो कानून कहते हैं कि साहब कृषि का जो उत्पाद है वो सिर्फ और सिर्फ कहां बेचा जा सकता है? कृषि मंडी में ही बेचा जा सकता है। एग्रीकल्चर का जो मार्केट यार्ड है, कृषि मंडी है, उसी के अंदर बेचा जा सकता है, उसके बाहर बिक्री नहीं कर सकते। और ये वाला जो कानून है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अब आप बाहर भी बेच सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको इस मंडी के अंदर ही बेचना, जरूरी नहीं है। आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, बाहर भी बेच सकते हो, ताकि जो खरीदार हैं वो और ज्यादा मिल सके। वरना पहले तो क्या है कि खरीदार कौन होगा? सिर्फ व्यापारी, जो मंडी के अंदर जो व्यापारी हैं वही खरीद करेंगे। और मंडी के अंदर व्यापारियों के अंदर काफी सारी समस्याएं हैं, जैसे वो कार्टेल का फॉर्मेशन करना, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। और मंडी में जैसे ही कोई किसान एंटर करता है तो एंटर करते ही क्या लगता है? मंडी का टैक्स लगता है। मंडी का टैक्स लगता है तो उसकी कॉस्ट जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर एक बिचौलिया होता है, मीडिएटर होता है, जिसको क्या कहते हैं अपन? आड़तिया। क्या कहा जाता है? आड़तिया। कमीशन एजेंट कहते हैं उसको, ठीक है। कमीशन एजेंट होता है, वो कमीशन लेता है उसके। तो इससे जो कॉस्ट, जो किसान है उस किसान को सही दाम जो है वो नहीं मिल रहे होते, और इससे मीडिएटर्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं। और मीडिएटर बहुत बनने से जो खरीदार है, जो उपभोक्ता है, उस उपभोक्ता को तो उत्पाद मिलता है महंगा, और किसान को मिलते हैं दाम कम। तो इन दोनों में अंतर बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से कहा कि क्या कर सकते हो, उससे बाहर भी बेच सकते हो। तो फार्मर्स जो है उसको बाहर बेच सकते हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ कहां की जा सकती है? ई नाम पर की जा सकती है। सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक, ये जो ई नाम है उस पर की जा सकती है। सपोज करो कल को कोई स्टार्टअप आता है, कोई स्टार्टअप उसके अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहे, और वो कहे कि साहब कोई भी किसान आओ और हमारे यहाँ पर बेच लो, और हम आपको जो है कुछ और एडिशनल फैसिलिटीज देंगे। तो कोई दूसरा अगर व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है तो भी बना सकता है, और वहां पर भी बेचा जा सकता है, ताकि उस ई नाम पर ही निर्भर नहीं रहना पड़े। वो तो सरकारी है, तो उसके अंदर फीचर्स वगैरह जो है वो क्या होंगे? थोड़े सरकारी टाइप के ही होंगे। अगर कोई प्राइवेट कंपनी आना चाहती है, निवेश करना चाहती है और एडिशनल फीचर्स बनाना चाहती है, तो वो वैसा कर सकती है, ठीक है। और मार्केट फीस वगैरह अब आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मार्केट सिर्फ इसी मार्केट में नहीं है, कहीं पर भी आप बेच सकते हो। तो मार्केट फीस को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो बाजार शुल्क को समाप्त कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की व्यवस्था, और किसान क्या कर सकता है? मंडी से बाहर भी बेच सकता है। ये कौन सी है? फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। फिर
दूसरा है किसान सशक्तिकरण संरक्षण मूल्य आश्वासन समझौता कृषि सेवा अधिनियम, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस फार्म सर्विस एक्ट 2020। ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संविदा कृषि जो है उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जा सकता है, कोई प्राइवेट प्लेयर और किसान इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये जो प्राइवेट प्लेयर है वो किसान को कहेगा इस फसल को उगाओ, इस बीज, ये वाले बीज लो, इतना इसमें फर्टिलाइजर देना है, इसके अंदर इसमें इतना इरिगेशन देना है, ये सब चीजें जो है वो उसमें बता के रहेगा। और फिर ये कहेगा कि जब आपका उत्पाद हो जाएगा तो उत्पाद होने के बाद हम उसको क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे, और कितने रुपए में खरीदेंगे ये भी पहले से बता दिया जाएगा। अगर कितने रुपए में खरीदेंगे ये पहले से पता है तो फिर क्या नहीं होगा, तो जो आपकी इनकम में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी तो पैसे ज्यादा मिल रहे हैं कभी कम मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक निश्चित आय जो है वो आप सुनिश्चित कर सकते हो, तो ये इसमें हो सकता है। पर ये एग्रीमेंट कितने साल का किया जा सकता है, न्यूनतम 1 वर्ष, मिनिमम जो है कितने साल का एग्रीमेंट हो सकता है, 1 वर्ष, और मैक्सिमम 5 वर्ष। न्यूनतम तो 1 वर्ष या 1 फसल चक्र, और मैक्सिमम 5 वर्ष तक का एग्रीमेंट किया जाए। और कीमतें क्या होगी, पहले से ही थे। और अगर इस प्राइवेट प्लेयर और किसान इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया तो विवाद हो गया तो विवाद होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, निपटारा करना पड़ेगा। विवाद निपटारे के कितने स्तर हैं, 3 स्तर पर जो है विवाद का निपटारा किया जा सकता है। कौन कौन से स्तर पर हो सकता है, सबसे पहले तो जो एसडीएम है, एसडीएम होगा उस जगह का, वो क्या बनाएगा, एक बोर्ड बनाएगा, कंसिलिएटरी बोर्ड बनाएगा, और उस कंसिलिएटरी बोर्ड के अंदर जो है वो किसान के भी जो प्रतिनिधि हैं वो होंगे, और साथ साथ में जो प्राइवेट प्लेयर है उसके प्रतिनिधि भी होंगे, और एसडीएम की तरफ से भी एक प्रतिनिधि होगा, तहसीलदार वगैरह या किसी को भी रख सकते हैं। और वो फिर उसके अंदर क्या करेंगे, उनमें बातचीत करवा के उस मामले को हल करवाने की कोशिश करेगा। अगर नहीं होता है वहां पर हल तो फिर उससे ऊपर जा सकते हो। उससे ऊपर अपील कहां से कहां पर हो सकती है, एसडीएम के कोर्ट में अपील की जा सकती है। और एसडीएम के कोर्ट से भी अगर आप जो है वो जो फैसला आया है, अगर उस फैसले से आप सहमत नहीं हो तो भारतीय केंद्र सरकार का संयुक्त सचिव का जो अधिकारी है, संयुक्त सचिव लेवल का अधिकारी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का जो ऑफिसर है, उसके सामने क्या की जा सकती है, उसके सामने जो अपील की जा सकती है। ये दूसरा कानून है उसके अंदर, और वो किसको प्रमोट करता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ये जो 2 कानून है ये तो नए कानून है, और ये आवश्यक वस्तु अधिनियम वाला कानून है ये पहले से ही था, 1955 का कानून है। इसमें सिर्फ संशोधन किया गया, इसमें क्या किया, सिर्फ अमेंडमेंट, एक संशोधन जो है वो किया गया। और इसमें होता क्या है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर, इसके अंदर सरकार जो है कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तु या एसेंशियल कमोडिटी घोषित कर देती है, और उनकी सभी चीजों को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है कि साहब उसकी उत्पादन कौन कर सकता है, उसको बेचेगा तो कौन बेचेगा, कितने रुपए में बेचा जाएगा, उसका भंडारण किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इन सब चीजों को किया जाता है। ठीक है, अब क्या कर दिया कि अभी वर्तमान के अंदर ये कह दो कि अभी कोई भी वस्तु जो है आवश्यक वस्तु नहीं, सिर्फ आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किया जाएगा। अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तभी इस कानून का प्रयोग किया जाए, सामान्यतः इस कानून का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और वो विशेष परिस्थितियां क्या है, युद्ध छिड़ गया है, तो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई है, या वस्तुओं की कीमतों में बहुत ज्यादा ही क्या हो गई है, वृद्धि, कोई स्टीप राइज हो गया, 100% से बढ़ गई या 50% से बढ़ गई, तो फिर उसके अंदर किसका प्रयोग किया जा सकता है, इसका प्रयोग करके और किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित किया जा सकता है, यानी एक टेम्परेरी पीरियड के लिए। जैसे अभी कोरोना आया था तो वो मास्क और जो सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर वगैरह है, उनकी कीमतें एकदम से उसकी कालाबाजारी होने लग गई थी, और मेडिकल के अंदर 10-10 रुपए के मास्क जो है 500-500 रुपए के बिकने लग गए थे। तो फिर सरकार ने सो मास्क को, हैंड सैनिटाइजर को, इन सबको किसमें डाल दिया, आवश्यक वस्तु अधिनियम में डाल दिया, ताकि उनकी कीमतों पर नियंत्रण किया जा सके। फिर जैसे ही चीजें थोड़ी नॉर्मल हुई, उसकी सप्लाई वापस बढ़ने लगी, तो फिर से उसको क्या कर दिया, वहां से हटा दिया। तो यानी वो नेचुरल कैलामिटी वाली बात। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है ताकि इसका जो कृषि क्षेत्र है, उस कृषि क्षेत्र के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी को क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, जो भंडारण की क्षमता है उस भंडारण की क्षमता को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए ये संशोधन, ये वही हेडमास्टर वाला यार, नाम पूछे उनके, which one of the following is not included in the three agriculture reform act 2020 enacted by government of India। निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि सुधार कानून 2020 में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? पहला, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ द प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट, ये तो है। जो दूसरे वाला था यही है। एसेंशियल सर्विस अमेंडमेंट, एसेंशियल सर्विस नहीं है, एसेंशियल कमोडिटी है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, आवश्यक सेवा नहीं है।
तो यानी ये वाला तो नहीं है। और द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, ठीक है। और ये है जो पहले वाला कानून था वो यही है, और ये दूसरा है, और ये तीसरा है। तो ये 3 एक्ट जो है उसके अंदर आए हुए। तो ये हो गया क्या आपका एग्रीकल्चर वाला टॉपिक जो है वो। एग्रीकल्चर के बाद में इसके बारे में दूसरा है इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रीज कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले होती है भाई, वैसे जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान कितना है? लगभग 25% के करीब है। कुटीर उद्योग परिवार के स्तर पर होते हैं, निवेश वगैरह इनमें नगण्य होता है। ये तो होते कॉटेज। फिर ग्रामोद्योग छोटे लेवल पर होते हैं, गांव के लेवल पर 10,000 से कम आबादी के अंदर जो है वो। और फिर होते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम। सूक्ष्म के अंदर निवेश कितना होता है? इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़। लघु में, मीडियम, स्मॉल में 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर। मध्यम में 50 करोड़ का और 250 करोड़ का, यानी 5, 5, 25 और 10, 10, 50, 1, 10, 50, ठीक है। तो और ये जो एमएसएमई इंडस्ट्री है वो कौन कंट्रोल करता है? एमएसएमई मंत्रालय। और ये जो कुटीर उद्योग और ये ग्राम उद्योग है उनके लिए खादी और ग्राम उद्योग आयोग है, और ये आयोग इस मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है। और ये वृहद उद्योग कौन से होते हैं? जिनका टर्नओवर किससे ज्यादा है? 250 करोड़ से ज्यादा का, उसको वृहद उद्योग कहते हैं। भारत के अंदर औद्योगिक नीति सबसे पहले कब आई थी? 1948 में। कौन लेकर आया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांट दिया? 4 श्रेणियों के अंदर। ए श्रेणी में केवल सरकारी, बी के अंदर निजी क्षेत्र को नए निवेश की अनुमति नहीं दी गई, यानी पुराना जो निजी निवेश है वो चल सकता है, पर नया जो है वो उसमें खोला नहीं जा सकता। जैसे वो एयर इंडिया थी, तो वो पहले टाटा ग्रुप चला रहा था, तो वो तो चल सकता है, परंतु नया कोई एयरलाइंस जो है वो नहीं खोल सकते, ठीक है। फिर सी श्रेणी के अंदर सिर्फ सरकारी और निजी, यानी निजी क्षेत्र नया निवेश भी कर सकता है, और डी में सिर्फ निजी क्षेत्र, ठीक है। और कौन सा मॉडल अपनाया आपने? मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल जो है अपना गया। दूसरी औद्योगिक नीति का भाई 1956 में। कौन लेकर आया? जवाहरलाल नेहरू। और इसमें प्रभाव किसका था? पीसी महालनोबिस का प्रभाव जो है वो था। और कितने श्रेणियों में बांट दिया? 3। ए कैटेगरी सिर्फ सरकार के लिए 17 बड़े उद्योग, 17 बड़े उद्योग जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थे उसको इसके अंदर रख दिया गया। फिर बी के अंदर सरकार और निजी दोनों जो हैं वो हैं, 12 उद्योग इसमें रखे गए। और इसमें कहा कि जो निजी क्षेत्र है, इस निजी क्षेत्र को क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा, यानी लाइसेंस राज की स्थापना हो गई, ठीक है। और फिर इनके उत्पादन वगैरह को भी क्या कर दिया गया? निश्चित कर दिया गया कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा आप उत्पादन नहीं कर सकते। और एक एक्ट आया था, एमआरटीपी एक्ट 1969, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। कब आया था ये? 1969 में। और इसके माध्यम से कोटा निर्धारित किया कि आप एक जो क्षेत्र है या एक कोई फैक्ट्री है वो कितना उत्पादन मैक्सिमम कर सकती है, उससे ज्यादा का उत्पादन नहीं किया जा सकता, ताकि कोई भी जो फैक्ट्री है वो ऐसे बहुत बड़ी ना बन जाए, उसकी मोनोपोली ना हो जाए, उसकी जो एकाधिकार ना हो जाए। इसको रोकने के लिए कौन सा कानून आया था? एमआरटीपी कानून जो है वो आया था। उत्पादन की सीमा वगैरह इन्होंने निर्धारित कर दी, तो इससे इंस्पेक्टर राज वगैरह ये जो स्थापित हो गए, भ्रष्टाचार वगैरह बढ़ने लगे। और तीसरा जो है कौन सा था? सिर्फ जिसमें निजी क्षेत्र है। और ये सब हुए इसी कारण जो है आर्थिक संकट आ गया, और आर्थिक संकट के अंदर फिर 1991 और उसमें आर्थिक सुधार किए गए, और तीसरी औद्योगिक नीति जो है वो जारी की गई। और तीसरी औद्योगिक नीति के समय प्रधानमंत्री कौन था? नरसिम्हा राव। और उद्योग मंत्री जो है कौन था? वो भी नरसिम्हा राव। ये औद्योगिक नीति जारी कौन करता है? उद्योग मंत्रालय। और उद्योग मंत्री कौन था? नरसिम्हा राव। वैसे अपन जानते जो है किसको है? मनमोहन सिंह। पर मनमोहन सिंह तो कौन से मंत्री थे उस समय? वित्त मंत्री थे। और उद्योग मंत्री जो है कौन थे? ये नरसिम्हा राव था। आर्थिक सुधार लागू किए गए। लाइसेंस राज, कोटा राज को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अब कोई लाइसेंस वगैरह जरूरत नहीं। उद्योगों के वर्गीकरण को, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ए, बी और सी कैटेगरी थी, ये कैटेगरीज अब खत्म हो गई, इनको समाप्त कर दिया गया। हालांकि फिर भी कुछ जो क्षेत्र हैं वो सरकार के लिए आरक्षित रखे गए। कितने? 3 क्षेत्र जो है आरक्षित रखे गए। रेलवे, परमाणु खनिज और परमाणु ऊर्जा। रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक मिनरल, इनको सरकार के लिए आरक्षित रखा गया। लाइसेंस की अब आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी अपवाद के स्वरूप 5 ऐसे सेक्टर रखे गए जिसके अंदर लाइसेंस चाहिए। किसमें? तंबाकू के उद्योग में, शराब, अगर आप रसायन है, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, विमान के कल पुर्जे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जे भी आते हैं, डिफेंस के कल पुर्जे भी आते हैं। तो इन सब चीजों को जो है किसमें रखा गया? इनके लिए लाइसेंस रखा गया। और इसके अलावा भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है। कौन सी इंडस्ट्री? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एसएसआई। इसके लिए बहुत छोटे अगर उद्योग हैं, तो वहां पर भी अगर आप निवेश कर रहे हो, कोई बड़ा ग्रुप वहां पर काम कर रहा है,
जैसे मान लो कोई गुड़ बनाने की उद्योग है या अगरबत्ती का उद्योग है, अब उसके अंदर कोई रिलायंस वाले अगर वहां जाना चाहते हैं तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। पहले ऐसा था पर इसको बाद में जो है इसको भी खत्म कर दिया गया। तो ये सब कुछ जो है उनमें लाइसेंस की आवश्यकता रखी गई। विदेशी निवेश की अनुमति अब दे दी गई, पहले विदेशी निवेश की अनुमति नहीं थी, तो अब इनको दिया गया। रिफॉर्म्स को क्या कहा जाता है, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। Which one of the following have occurred after the liberalization of economic policies 1991? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1991 के आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है? जीडीपी में कृषि का अंश वृहद रूप से बढ़ गया है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज इनॉर्मसली, नहीं, शेयर तो कम हुआ है, जीडीपी का शेयर तो क्या हुआ है, कम हुआ है। शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, हाँ ये हुआ है। एफडीआई इनफ्लोज, हाँ ये हुआ है। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज, हाँ ये हुआ है। ये तीनों जो है वो हुए भाई। उस समय तो 1991 में 1 बिलियन नहीं था, अब तो 630 बिलियन डॉलर के करीब हो गए, तो फॉरेक्स रिजर्व भी क्या हो गया आपका, बढ़ गया। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा। फिर योजनाएं, इस इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ी योजनाएं सबसे पहली कौन सी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना, कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाया जाए तो जो सरकार है वो आपको इंसेंटिव भी क्या देगी, ज्यादा देगी, तो इंसेंटिव ज्यादा देगी। आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है उसके तहत इसको लागू किया गया ताकि उत्पादन को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, और ये जो आयात पर हमारी निर्भरता है उसको कम किया जा सके। और भारत के अंदर जैसे ये कहा साहब, चाइना के अंदर और वहां पर काफी सारी समस्याएं हो रही है, तो उनकी कंपनियां भी कहां पर आकर स्थापित हो सके, भारत में आकर स्थापित हो सके, उसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। कितने का इंसेंटिव, कितने का लाभ दे रहे हैं, टोटल 1.97 लाख करोड़, ठीक है, 1.97 लाख करोड़ का जो है वो इंसेंटिव दिया जा रहा है। टोटल सेक्टर कितने इसमें, 13 सेक्टर्स जो है वो उसके अंदर रखे गए, 13 सेक्टर्स जो है वो रखे गए। अब ये 13 सेक्टर में पहले 3 सेक्टर तो पहले ही हुआ करते थे, और उसमें कौन कौन से थे, अब इसमें सारे याद रखने नहीं है, परंतु एक बार मैं बोल देता हूं, याद रह जाए तो ठीक है, वरना कोई। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो आपके मोबाइल की कंपनियां हैं उनको वहां पर बुलाओ, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल का यहाँ पर उत्पादन होगा तो उसको क्या दिया जाएगा, कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। क्रिटिकल की मटेरियल, ड्रग इंटरमीडिएरीज या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसको क्या कहते हैं कि जो भी कोई दवाई होती है उस दवाई के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण पोर्शन होता है उसको कहते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये हम कहां से आयात करते हैं वैसे सामान्यतया, चीन से, और अब कहा चीन से आयात नहीं करना है, इसको भी कहां पर बनाओ, भारत के अंदर इसका डेवलपमेंट, उसका विकास होना चाहिए, तो इसको। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, आपके चिकित्सीय क्षेत्र में जो भी डिवाइसेस आपका प्रयोग में लेते हो, चाहे वेंटिलेटर है, चाहे मेडिकल ऑक्सीजन है, ये सब, मेडिकल ऑक्सीजन तो नहीं बट जो डिवाइसेस है वो सारे डिवाइसेस जो है वो इसमें आ जाएगी। और फिर ये 3 सेक्टर तो पहले से चल रहे थे, और 10 नए सेक्टर जो है वो और जोड़ दिए गए, जैसे ऑटोमोबाइल, मोटर वाहन को, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, स्पेशलिटी स्टील, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल, एसीसी बैटरी, तो ये सब जो है उनको जोड़ दिया गया। सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये ध्यान रखो टोटल है कितने, 13 सेक्टर है, 3 तो पहले से थे और 10 नए इसमें जोड़ दिए गए। फिर स्टार्टअप इंडिया, अब वैसे अभी इतना कोई है नहीं, पुराना हो गया है, ठीक है, तो समृद्ध भारत 18% 80% पेटेंट शुल्क के अंदर देते हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हो, कोई इंस्पेक्शन नहीं होता, कितने साल तक, 3 साल तक, और 3 साल तक कोई आयकर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। मोबाइल ऐप का जो है पंजीकरण भी करवाया जा सकता है। और ये स्टार्टअप, अभी ये कहा जा रहा है कि पहले जो स्टार्टअप खुले हुए थे अब वो क्या बन रहे हैं, यूनिकॉर्न बन रहे हैं। अब स्टार्टअप क्या बन रहे हैं, उनको कौन सा स्टेटस मिल रहा है, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है, किसी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का स्टेटस कब दिया जाता है, जब उसका मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। अगर आपका बाजार मूल्य किससे ज्यादा हो जाए, $1 बिलियन से ज्यादा, किससे ज्यादा हो, $1 बिलियन से जो अगर ज्यादा है तो फिर आपको क्या, कौन सा स्टेटस दे दिया जाएगा, यूनिकॉर्न का स्टेटस जो है वो दे दिया। और भारत के अंदर भी पिछले कुछ दिनों में काफी सारी जो स्टार्टअप्स हैं वो क्या बन गए हैं, यूनिकॉर्न बन गए। फिर औद्योगिक गलियारा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये तो पड़े हुए हैं, कौन से, दिल्ली मुंबई अमृतसर कलकत्ता, दिल्ली से मुंबई, अमृतसर कलकत्ता, और फिर मुंबई से बेंगलोर,
बेंगलोर मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और बेंगलोर से चेन्नई, बेंगलोर से चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई से विशाखापट्टनम, और एक बेंगलोर से कोच्चि। ये सारे क्या है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जहां पर सीधे सीधे उद्योगों को जो है विकास दिया जा रहा है। फिर इसके अलावा दो जो है वो डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए गए। दो क्या बनाए गए हैं? डिफेंस कॉरिडोर। रक्षा गलियारे कहां कहां पर? यूपी और तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में। डिफेंस गलियारे मतलब सिर्फ वहां पर कौन सी इंडस्ट्री लगेगी? डिफेंस की, रक्षा की जो इंडस्ट्री है वही वहां पर लगाई जाएगी। तो यूपी में लगाई जाएगी, और कहां पर लगाई जाएगी? तमिलनाडु, जो है तमिलनाडु के अंदर लगाई। तो दो डिफेंस कॉरिडोर हैं, और बाकी ये कुछ कॉरिडोर बनाए गए। फिर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए एक जो है वो योजना बनाएगी कि हम विभिन्न प्रकार का आधारभूत ढांचा डेवलप करेंगे, और इसमें 102 लाख करोड़ रुपए शुरू में कहे गए थे, अब शायद 111 लाख करोड़ हो गए इसमें। और इसमें कि भाई बड़ा बहुत मतलब 100 लाख करोड़ से ज्यादा है, यानी बहुत बड़े क्षेत्र पर क्या बनाया जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। कब से कब शुरू हुआ ये? 2019 से कहा 2024 तक इस प्रकार का आधारभूत ढांचा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में है? एनर्जी। सबसे ज्यादा जो है खर्चा कौन से क्षेत्र में किया जाएगा? एनर्जी, ऊर्जा के क्षेत्र। दूसरे नंबर पर रोड, तीसरे नंबर पर सिंचाई और रूरल एग्रीकल्चर या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसको रखा गया। सबसे ज्यादा वाला याद रखना कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है? एनर्जी का, और दूसरे नंबर पर रोड का। और इसमें जो शेयरिंग है वो कैसी है? 39% शेयर तो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और 39% स्टेट गवर्नमेंट का, और निजी क्षेत्र का 22%। यानी इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र तीनों की भागीदारी जो है वो इसमें है। केंद्र सरकार की 39, राज्य सरकार की 39, और प्राइवेट सेक्टर की 22%। ठीक है, 102 लाख करोड़ के ये सब है। और फिर एक है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये तो कब शुरू हुआ? 2019, और इससे 2024। इसमें तो कहा कि सब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, इतना इतना कुछ बनाएंगे, पर ये बनाओगे तो ये पैसे कहां से लाओगे? ये जो 100 लाख करोड़ से ज्यादा की बातें हो रही है, तो 100 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहां से? तो ये इन्होंने कहा कि ये पैसे कहां से लाएंगे, तो उसकी अलग अलग जगह से व्यवस्था की जाएगी, और उसकी एक व्यवस्था जो है कहां से होगी? इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। और इसमें जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको क्या दिया जा रहा है? किराए पर दिया जा रहा है, उनको लीज पर दे देंगे। और ये कब शुरू हुई है? 2021 में, और 2021 से लेकर 2024 तक ऐसा किराए पर दिया जाएगा। और इससे कितना पैसा जनरेट होगा? 6 लाख करोड़ रुपए जनरेट होगा। और इससे जो पैसा जनरेट होगा उसका प्रयोग कहां पर किया जाएगा? ये इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में पैसे का प्रयोग किया जाएगा। तो 2021 से 2024 तक, और इससे होने वाली आय जो होगी उसका प्रयोग कहां पर कर लेंगे हम? इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर अभी एक ये शुरू हुआ है गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति। तो गति शक्ति क्या है? तो उसके तहत भी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो अलग अलग बहुत सारे सेक्टर हैं, और बहुत सारे सेक्टर में क्या करेंगे? आधारभूत ढांचे का विकास करेंगे। अब पहले तो क्या है कि एक मास्टर प्लान बनाया गया इसमें। पहले क्या होता था कि हर सेक्टर अलग अलग काम कर रहा होता था। जैसे कि साहब आपको ये रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है कितना? 225 गीगावाट का 2024-25 तक। 225, इनको रिन्यूएबल एनर्जी वाले अलग काम कर रहे हैं। ये अगर रोड वाले हैं वो अलग काम कर रहे हैं, बाकी जो एयरपोर्ट वाले होंगे, पोर्ट वाले होंगे, वो अलग काम कर रहे होंगे। तो अलग अलग मंत्रालय पहले क्या कर रहे थे? अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, उनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। और इस गति शक्ति से क्या होगा? अब उनको अलग अलग तरीके से काम ना करके उनको क्या कर दिया गया? एक ही मास्टर प्लान के तहत ले आए। और मास्टर प्लान के तहत कितनी? 16 मिनिस्ट्रीज, 16 मंत्रालय जो है वो इसके तहत आ गए। और ये 16 मंत्रालय फिर आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, समन्वय करेंगे, और समन्वय करेंगे तो ये जो कार्य है आधारभूत ढांचे का को विकास का जो कार्य है वो क्या होगा? और तेज गति से हो सकेगा। तो इसके लिए क्या बोल कर रहे हैं? गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति की जो है वो योजना। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और वर्ल्ड बैंक के अंदर एक रिपोर्ट होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। हालांकि अभी क्या कर दिया? इसको बंद कर दिया। अब इसको रिपोर्ट को जारी करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया। क्यों जारी करना बंद कर दिया? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कुछ धांधलेबाजी हुई थी, और उससे चीन को जो है कुछ फायदा पहुंचाया गया था। मतलब चीन की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उसकी रैंक ज्यादा दिखे, ऐसा जो है वो किया गया, और इसके लिए इसको क्या कर दिया गया? अब बंद कर दिया। परंतु फिर भी पिछली बार के कौन 2020 में जारी हुई थी, उसमें भारत की रैंक कितनी थी? 63rd रैंक थी। और उसमें जो लास्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है उसके अंदर टॉप पर कौन है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड तो टॉप पर था, और भारत की रैंक जो थी वो कौन सी थी? वो 63 रैंक जो है वो इसके अंदर। और इसके अंदर 10 संकेतक होते हैं। व्यवसाय को शुरू करना, निर्माण परमिट, बिजली कनेक्शन,
संपत्ति का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट आप प्राप्त कर रहे हो, माइनॉरिटी जो इन्वेस्टर्स हैं, अल्पसंख्यक जो निवेशक हैं, उनका ब्याज संरक्षण नहीं, उनका संरक्षण, सीमा पार व्यापार, जो आपका कस्टम्स वगैरह उनके नियम वगैरह किस प्रकार से हैं, टैक्सेस जो कर हैं उनका भुगतान आप किस तरीके से करते हो, आसानी से होता है या नहीं होता है, और जो भी आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उन कॉन्ट्रैक्ट को आराम से लागू कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और फिर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन, अगर दिवालिया हो गए हैं तो उसका समाधान होता है या नहीं होता। इन 10 जो इंडिकेटर्स होते हैं उसके ऊपर उसको किया जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। इसमें पूछा कौन जारी करता है इसको, 63, और ये इन्होंने अभी पूछा है ये इसमें, हाँ इससे भी इजी आएंगे, ये भी इससे भी आ जाएंगे, वो सिर्फ ईज लिखेगा कि आगे क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब ये वाले जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु फिर मैं एक बार बोल देता हूँ, नाम बोल देता हूँ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है एमएसएमई मंत्रालय की योजना है, और उसके तहत क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में स्वरोजगार के लिए सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है। कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये एमएसएमई मंत्रालय की। फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं, स्मॉल और ये लघु और सूक्ष्म उद्योग, इनको क्रेडिट मिल सके तो इसके लिए गारंटी कौन देता है, एमएसएमई मंत्रालय देता है, एमएसएमई मंत्रालय देता है, और उसकी एक योजना जो है उन्होंने बना रखी। फिर एक है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब, नेशनल एससी एसटी हब, इसके तहत एससी एसटी कम्युनिटीज के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्यमी हैं, उन उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, उनको जो है वो सहायता देने के लिए एक योजना चलाई गई। और ये योजना किसकी है, सारी योजना किसकी है, कौन से मंत्रालय के हैं, एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई मिनिस्ट्री की जो है वो योजनाएं। खरीद और प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग का सपोर्ट दिया जाता है, तो उसके अंदर कैसे डिजिटल विज्ञापन कैसे दें, ई मार्केटिंग कैसे दें, जीएसटी के अंदर क्या काम करें, ये जेम पोर्टल क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट, सरकार की जो भी खरीद और बिक्री की जाती है वो किससे की जाती है, इस जेम पोर्टल से, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, तो इन सब के बारे में जो है इस के माध्यम से पता लगता है। फिर है स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड ऑफ रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, सिर्फ इसका आप अगर फुल फॉर्म पता है तो इसका बारे में पता हो जाएगा, क्या है स्फूर्ति का फुल फॉर्म क्या है, स्कीम ऑफ फंड ऑफ रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल पारंपरिक जो उद्योग हैं उनको वापस पुनर्जीवित करने के लिए योजना चलाई गई। पहले वो उद्योग चलते थे, अब वो उद्योग नहीं चलते, तो इसलिए ये योजना जो है वो चलाई गई। एस्पायर अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो उद्योग हैं उन उद्योगों में क्या है, नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, एस्पायर नाम की योजना जो है वो चलाई गई। और कौन चलाता है इसको, एमएसएमई मंत्रालय जो है वो